हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएसटी की लेक्चर्स को या वीडियोस को या फिर डिस्कशन को कह सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक आइडिया है कि हम जीएसटी में जो इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में बिल्कुल लास्ट में जो समरी फॉर्म में क्विक रिकैपिचुलेट करने के लिए या क्विक रिवीजन करने के लिए जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर हम उससे भी डिस्कस कर लें तो आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस कवर कर लेंगे और टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस भी बना लेंगे। तो ये रहेगा कि हमने रिवीजन भी कर लिया और सारे क्वेश्चंस भी हो गए। कैसा आइडिया लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे लगता है ये परफेक्ट आइडिया है कि हम जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर लें और सारे क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे, पेज नंबर 80। लेट अस रिकैपिचुलेट। अब इसमें देखो, पहला पॉइंट दिया हुआ है, द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो क्या होता है? सप्लाई होता है। सप्लाई है तो जीएसटी, अदरवाइज नहीं है। द स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड। अब जो स्कोप ऑफ सप्लाई है जीएसटी का, मतलब स्कोप ऑफ सप्लाई जो जीएसटी में क्या है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विस। सप्लाई किसकी होनी है? गुड्स की या फिर सर्विस की। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन लेकर सप्लाई किया जाना, मतलब बदले में पैसा भी आना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और सप्लाई जो है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये थोड़ी ना कि आपने अपने टीचर को गिफ्ट दे दिया और तो इसमें टीचर ने अगर मान लो आपको चॉकलेट खाने के लिए पैसे दे दिए तो आप बोलोगे उसने मुझे कंसिडरेशन दे दी। नहीं भाई, आपका बिजनेस थोड़ी ना गिफ्ट देना या फिर पेन देना, पेंसिल देना किसी को, अगर अपने दोस्तों की हेल्प कर देते हो तो नहीं, वो आप जो भी करोगे अगर वो कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है तो फिर हम उसे सप्लाई बोलेंगे। Now second, while these parameters describe the concept of supply, under certain circumstances transactions has been deemed as supply even when a supply is made without। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं और कि जिसे सेट उस पैरामीटर को फुलफिल कर लेते हैं तो कुछ बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है ना? और चाहे वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में ना हो तो भी उसे हम सप्लाई और मानेंगे। लेकिन वो क्या है, उसके लिए शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का दिया हुआ है। तो ये सब छोड़ दो, अब सीधे आ जाते हैं हम सप्लाई के ऊपर। सप्लाई में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है? सप्लाई इंक्लूड सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई आपने कुछ किया गुड्स का, सर्विस का, और आपका वो बिजनेस है और बदले में आपको क्या मिला है? कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई है। सेकंड, सप्लाई बिटवीन अ पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और कंस्टिट्यूट्स फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल। सप्लाई दो लोगों के बीच में होगा, मेंबर्स के बीच में होगा, उसके बदले में कैश और आगे भी पेमेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सेम टाइम पैसा दे दिया जाए। नाउ थर्ड, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट किया है, चाहे उसके लिए वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, अगर आपने कंसिडरेशन पे किया, अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है, कुछ भी उसको उसके बदले में पे किया, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में याद रखना कंसिडरेशन का होना जरूरी है। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं इसका होना जरूरी नहीं है, तो ये से हम सप्लाई मानेंगे ना। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कुछ ऐसे भी है पॉइंट्स या फिर ऐसे भी केसेस हैं जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लेंगे, वो भी हम सप्लाई में कवर करेंगे। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सप्लाई और सर्विस, कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, जिसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, उसको लेकर क्लैरिटी है, उसे भी डिस्कस करेंगे। नाउ क्या एक्सक्लूड छोड़, मतलब किसे हम सप्लाई नहीं बोलेंगे? एक्टिविटी नेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ ऐसे एक्टिविटीज की लिस्ट है, ना ही तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बस यही पूरा चैप्टर है। अब एक एक करके कर लेते हैं। 7(1)(a), सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई आपने किया है किसके लिए? कंसिडरेशन लेके, पैसे लेके, कुछ भी लेके, पैसे या फिर बदले में कुछ काइंड में भी ले लिया हो, जैसे कि आपने कोई सर्विस दिया और बदले में उससे पैसे ना लेके लैपटॉप ले लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है ना? तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो है ना वो, तो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन, लेकिन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो आपका बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के लिए ये सब कर रहे हो। तो अब देखो, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इट सब सप्लाई के अंदर आ जाता है। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए और वो आपसे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको देखो, पिक्चराइज फॉर्म में उन्होंने बताया, सप्लाई में दो पॉइंट हो जाते हैं, कंसिडरेशन का होना और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। Now second, activities, transactions between a person other than an individual and its members or constitution for valuable consideration। मतलब एक्टिविटी, अब जैसे क्या है, मैंने जैसे जिम में अपना एनुअल मेंबरशिप लिया हुआ है, तो अब जिम वाले क्या करते हैं, कई बार कुछ पार्टीज अटेंड, मतलब अरेंज करवाते हैं कुछ पार्टीज, उसके बदले वो हमसे कुछ पैसे भी लेते हैं, कंट्रीब्यूशन भी लेते हैं, या फिर कुछ वो अपना क्या कहते हैं उसको, पोएट्री के लिए नाइट
अरेंज करते हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे फंक्शन करते रहते हैं। तो अब इसमें जो पर्सन के लिए किया और उसका वो क्लब है, एसोसिएशन है, मेंबर्स है, तो वो अपने मेंबर्स के लिए कर रहा है, बदले में क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, एक्टिविटीज ले रहा है, एक्टिविटीज के बदले पैसा ले रहा है, तो इसे भी हम सप्लाई बोलेंगे। नाउ थर्ड, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अब आपने इंपोर्ट कराया, लेकिन इसमें ध्यान देख रहा है इंपोर्ट के केस में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। बस चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंपोर्ट के केस में कंसिडरेशन पे किया, इंपोर्ट मतलब सर्विस बाहर से ले लिया और बदले में आपने पैसा दे दिया या कुछ भी दे दिया, कंसिडरेशन है, तो वो सप्लाई है। नाउ पॉइंट नंबर 4, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। कुछ ऐसे सप्लाई भी हैं जिसे हम डीम्ड सप्लाई बोलेंगे, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा कि भाई बिना कंसिडरेशन के सप्लाई होगा ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, सेक्शन 71C के साथ शेड्यूल 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे दिया हुआ है डीम्ड सप्लाई, जिसमें कि सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से वो केसेस इसमें सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है ना। पहला, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल बिजनेस असेट, मतलब आपने अपने बिजनेस असेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इसको इसलिए कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के भी इसको सप्लाई इसलिए मान लिया है कि जब आपने अपना असेट परचेज किया, तो परचेज करते टाइम आपने जब उसको पेमेंट किया होगा अपने वेंडर को, जिससे भी असेट परचेज किया, तो उसको मान लेते कि 10 लाख का असेट था, 18% की जीएसटी, 1,80,000 जीएसटी, तो आपने उसको 11,80,000 पे किया, लेकिन आपने इस 1,80,000 का इनपुट क्लेम कर लिया, क्योंकि आपने दिखाया कि ये जो 1,80,000 का है वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, और आगे जब आप उसको बेच रहे हो, बेचते टाइम आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया उस पे, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर बिजनेस एसेट परचेज करते टाइम अगर तुमने इनपुट क्लेम किया है और उसको तुम बिना कंसिडरेशन के बाद में बेच देते हो, तो उस केस में हम इसे सप्लाई मानेंगे। तो देखो बिजनेस असेट जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, अगर क्वेश्चन में ऐसा जाता है कि बिजनेस असेट परचेज किया लेकिन उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेल नहीं किया और अब वो बिना कंसिडरेशन के बेच रहा है, तो कोई बात नहीं, ये सप्लाई नहीं है, वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसमें फैक्टर यह है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हो परचेज करते टाइम, मतलब परचेज करते टाइम उसने अपनी बुक्स में एंट्री दिखा दी हो कि भाई असेट दिखा दिया 11 लाख से, मतलब 10 लाख से, और जीएसटी रिसीवेबल मतलब इनपुट का जीएसटी इनपुट डेबिट कर दिया 1,80,000 से और टू वेंडर, तो देखो वहां पे असेट क्रिएट कर दिया ना इनपुट को अलग से। हाँ, अगर उसने इनपुट क्लेम नहीं किया और पूरा का पूरा 11,80,000 से असेट को डेबिट कर दिया और टू अपना कर दिया वेंडर को, ये एंट्री अगर की है, तो उस केस में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसमें फैक्टर था इनपुट टैक्स रेट। नाउ सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर सप्लाई अपने ही किसी ब्रांच में हो रहा है, किसी कंपनी के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या किसी कंपनी के सब्सिडरी से मान लेते होल्डिंग में, इस टाइप से हो रहे, रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इस केस में भी हम उसे, और बिना कंसिडरेशन के हो रहा है तो भी उसे हम सप्लाई बोलेंगे। अब देखो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है गिफ्ट। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से नीचे है तो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है, 50,000 तक भी है गिफ्ट, तो वो सप्लाई नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। नाउ थर्ड, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट। देखो एजेंट क्या करता है, अपने प्रिंसिपल से गुड्स लेता है और आगे बेच देता है। तो अब देखते हैं इसमें, पहला एजेंट है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपना सामान दे दिया। प्रिंसिपल कौन, जो एक्चुअली में जो बिजनेस कर रहा है, जिसका बिजनेस है, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपना गुड्स दे दिया, और उस एजेंट ने क्या किया, सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इशू इनवॉइस टू कस्टमर इन हिज ओन नेम। मतलब उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने कस्टमर को गुड्स दे दिया और अपने नाम में सप्लाई कर रहा है, किसमें, इनवॉइस इशू किसमें कर रहा है, इन हिज ओन नेम। एजेंट ने अपने नाम से इनवॉइस रेज कर दिया, इसे हम डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। अब देखो सप्लायर ने एजेंट को दे दिया और एजेंट रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल से गुड्स रिसीव कर रहा है एंड रिसीव इनवॉइस अपने ही नाम में वो कर रहा है। नाउ एजेंट ने सप्लाई गुड्स, अब एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई कर दिया, तो ये भी डीम्ड सप्लाई। मतलब ये कि अब एजेंट क्या कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे परचेज कर रहा है, और देखो दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक जो कि सामान बेचने में हेल्प करता है, एक एजेंट सामान परचेज करने में हेल्प करता है। तो जो पहला एजेंट है ना, जो हमने एग्जांपल में देखा, वो बेचने में हेल्प कर रहा है और वो अपने नाम से इनवॉइस भी रेज करता है
तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो बेचने में हेल्प कर रहा है प्रिंसिपल को और वो अपने नाम में इनवॉइस रेज कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे डीम्ड सप्लाई। तो ऐसे केस में अगर आप प्रिंसिपल ने एजेंट को बिना कंसिडरेशन के भी दे दिया तो हम इसे डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। और अब एजेंट परचेज करने में हेल्प कर रहा है, सप्लायर के पास जाता है, सामान लेता है और फिर प्रिंसिपल के बिहाफ पे सामान खरीद लेता है और प्रिंसिपल को दे देता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो जो इनवॉइस है ना वो अपने नाम पे लेता है, एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस लेता है और फिर प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, तो ये भी डीम्ड सप्लाई है। फोर्थ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। बाहर से किसी बंदे से आपने सर्विस ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पर्सन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब बाहर के बंदा है, वो रिलेटेड पर्सन है, और पर्सन इन इंडिया, तो 3 बंदे हो गए। पर्सन इन इंडिया है मतलब 2 बंदे हैं, एक बंदा इंडिया में, एक बंदा बाहर, वहां से सप्लाई सर्विस लेता है। अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड वो अगर सर्विस ली है, बिजनेस से रिलेटेड सर्विस ली है, तो बिना कंसिडरेशन के भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। तो हमने देखा था इंपोर्ट के केस में कि सप्लाई का होना बहुत जरूरी है, सप्लाई मतलब वो कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है इंपोर्ट के केस में, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड हो या ना हो। लेकिन अब कंसिडरेशन ही नहीं है, तो अब देखना है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। तो ये 4th पॉइंट कवर हो गया। अब देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेकर उन्होंने चार्ट भी बना दिया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के 2 पॉइंट हो गए, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो देखो विद कंसिडरेशन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेटेड हो या आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं हो, वो सप्लाई है। विदाउट कंसिडरेशन में अगर रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन से ले रहे हो आप और वो भी अपने बिजनेस से रिलेटेड ले रहे हो बिना कंसिडरेशन का, तो भी सप्लाई है। और अगर किसी अदर से ले रहे हो बिना कंसिडरेशन का, वो आपका रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो फिर वो सप्लाई, और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, तो फिर वो सप्लाई नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं वो एक्टिविटीज जिसे क्लैरिफाई कर दिया गया कि ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अब वो देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी। ना पहला ट्रांसफर का है। टाइटल इन गुड्स मतलब कोई सामान आपने किसी को बेच दिया, उसकी उसकी संपत्ति मतलब उसकी ओनरशिप भी दे दी। अब क्या आपके पास एक लैपटॉप है, आपने किसी को दे दिया, भाई ले ये लैपटॉप आज से तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरी ओनरशिप है आज से, तो इसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं ये लैपटॉप तो ले, लेकिन सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा हूं, उसके बदले में ना मुझे किराया चाहिए, रेंट चाहिए, तो यूज करने क्या दे रहे हो ना, तो ऐसे केस में वो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। तो टाइटल इन गुड्स, टाइटल ट्रांसफर कर दिया आपने, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, आपने एक एग्रीमेंट कर दिया भैया फ्यूचर में जाके इसकी जो टाइटल है, इसकी जो ओनरशिप वो तेरे पास चली जाएगी, तो इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। नाउ राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, आपने ट्रांसफर किया ही नहीं उसको, टाइटल उसको दिया ही नहीं, बस आपने बोला भाई लैपटॉप है यूज कर ले और रेंट दे दियो मुझे, बदले पैसे दे दियो, तो उसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने ओनरशिप उसको नहीं दी है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में चाहे लीज है, टेनेंसी है, ईजमेंट है, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, मतलब जो भी रेंट वेंट से जो भी चीज़ है उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लीज है, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बिजनेस, कॉमर्स, होली, मतलब कोई भी बिल्डिंग से रिलेटेड अगर आप किसी को रेंट पे देते हो, लीज पे देते हो, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। नाउ थर्ड, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। किसी ने आपको गुड्स दिया, आपको बहुत सारे कपड़े दे दिए, बोला भाई इसमें बटन लगा के दे दे, मतलब जॉब वर्क करके दे दे, कुछ प्रोसेस करके दे दे, तो ऐसे केस में आपकी जो सर्विस है उसे हम सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। आप चाहे उसे कपड़े में दे रहे हो लगा कर, कपड़ा से वापस करो, लेकिन नहीं, इसे आपने सर्विस दिया है तो आप इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, अगर आप अपने बिजनेस असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, अब जैसे गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग बिजनेस, सो एज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द, मतलब बिजनेस अब आप कर नहीं रहे हो, बिजनेस का वो पार्ट नहीं है, बिजनेस के असेट में आप नहीं दिखा रहे हो और आपने उस गुड्स को ट्रांसफर कर दिया या बिजनेस असेट्स को ट्रांसफर दिया, तो वो गुड्स है। लेकिन आप गुड्स और हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू यूज, प्राइवेट यूज और मेड अवेलेबल टू अनदर पर्सन फॉर यूज फॉर अदर देन बिजनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग, मतलब किसी और पर्पस के लिए, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए किसी को दे रहे हो। प्राइवेटली हेल्ड यूज, प्राइवेटली पुट टू प्राइवेट यूज करने के लिए दे रहे हो, मतलब प्राइवेट यूज करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, या उस असेट को पहले बिजनेस में यूज कर रहे थे लेकिन अब हम प्राइवेट यूज करेंगे, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन बिजनेस, तो इसे हम बोलेंगे सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर देखते हैं गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स, अगर आप गुड्स किसी को दे रहे हो और वो आपका बिजनेस भी खत्म हो रहा है, मतलब
कि गुड्स आप बेच रहे हो किसी को, शैल बी डीम्ड टू बी द बिजनेस कैरिड हु सीजेस टैक्सेबल पर्सन, मतलब आपने किसी को गुड्स दिया और अब वो, या आप उसके टैक्सेबल पर्सन आप रहे ही नहीं, पहले आप टैक्सेबल पर्सन थे लेकिन अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है क्योंकि आप अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये जिसमें भी आपने गुड्स रखा है, असेट का पार्ट था, आपके बिजनेस का पार्ट था, लेकिन अब आप किसी और को दे रहे हो क्योंकि अब आप उस पर बिजनेस नहीं करना चाहते, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहना चाहते हैं, तो इमीडिएटली बिफोर द सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, जैसे आप टैक्सेबल पर्सन जिस दिन से खत्म हो रहे हो, नहीं करने वाले हो काम, उससे पहले जितनी भी चीजें हैं, अगर आप किसी को गुड्स ट्रांसफर करो तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। बिजनेस ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, अगर आपने बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया फ्यूचर में चलाने के लिए, एज इट इज चलता रहेगा बिजनेस, तो उसे हम नहीं बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस कैरियर ऑन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल, या आपकी जगह कोई और हो गया रिप्रेजेंटेटिव, वो आगे चल के बिजनेस टैक्सेबल पर्सन बना रहेगा, तो उसे हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना भाई। जीएसटी का लेना देना बस तभी है कि जब गुड्स ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे तो बिजनेस ही ट्रांसफर, बिजनेस कल भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। इधर पहला कोई और, अब आगे कोई और चलेगा, दूसरे केस में कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव चलाएगा, तो इसमें हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब चलते हैं रेंटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे लैंड, बिल्डिंग, ये सब जितने भी होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो इन सब की अगर रेंटिंग का काम कर रहे हो, रेंट पे किसी को दे रहे हो, तो इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो वही सारे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, आप किसी कॉम्प्लेक्स को बना कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, सिविल स्ट्रक्चर कर रहे हो, ये सब सर्विसेज में। एक्सेप्शन, एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच एवर, अगर आप सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर कंसिडरेशन रिसीव करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। नाउ टेम्परेरी ट्रांसफर, किसी को टेम्परेरी ट्रांसफर कुछ दे रहे हो, किसी को डेवलपमेंट डिजाइन का काम करके दे रहे हो, किसी को कोई काम करने से रोक रहे हो और बोल रहे हो उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे, मतलब एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी को बोल रहे हो भैया तू काम मत कर हम तुझे पैसे देंगे, तो ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, भाई कोई गुड्स है आप किसी को राइट दे रहे हो यूज करने के लिए, तो सिर्फ यूज करने के लिए, उसको ऑनरशिप नहीं दे रहे, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। नाउ 6 फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। अब जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, बिंग फूड और एनी अदर आर्टिकल, ह्यूमन कंजम्पशन और एनी, ये जो रेस्टोरेंट वाले इसमें कवर्ड हो गए, ढाबा वाले, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब चलते हैं नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी। वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से केसेस हैं जिसमें हम बोलेंगे कि ये जीएसटी के एक तरीके से नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं, ये की नेगेटिव लिस्ट है, ये वो पॉइंट्स हैं इस पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है ना। पहला, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दे रहा है, नौकरी के दौरान दे रहा है, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विस दे रहा है उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सर्विसेज या फंक्शन परफॉर्म बाय ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ ये जो एमएलए होते हैं, पंचायत के मेंबर होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर होते हैं, अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। या फिर कोई भी संवैधानिक पद पे है, जैसे कि ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, कोई भी संवैधानिक पद पे होने पे कोई ऑफिसर हो सकता है या कोई ऐसा लीगल एंटिटी है जिसको संवैधानिक कोई ड्यूटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में वो काम कर रहा है, तो उसे भी हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। और कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में चेयरपर्सन है, मेंबर है, डायरेक्टर है, ऐसे कोई एम्प्लॉई है जो कि लोकल अथॉरिटी में, तो उसे उसकी भी ड्यूटी को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। जैसे फ्यूनरल है, ब्यूरियल है, क्रीमेटोरियम है, मतलब डेथ होने के बाद की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मॉर्चरी सर्विसेज, ये सब जितने मरने के बाद जो भी जलाने से क्रियाक्रम और जो भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसको सप्लाई नहीं माना गया, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो ना। सप्लाई ऑफ लैंड, भाई आप किसी को जमीन ही दे रहे हो, लैंड की बिल्डिंग ही बेच रहे हो, तो उसे सप्लाई ऑफ माना ही नहीं है, सप्लाई नहीं माना है, मतलब सप्लाई ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को सप्लाई नहीं माना है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब कोई ऐसा पेपर है जिससे पेपर पे लिखा हुआ है कि भाई फ्यूचर में जाके आपको 10 लाख रुपए लेने का राइट है किसी से, उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम को उन्होंने सप्लाई नहीं बोला है, लेकिन अगर लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड अगर एक्शनेबल क्लेम है तो उसे सप्लाई माना गया है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। अब देखो, कोई भी चीज नेचुरली बंडल्ड होगा, नेचुरली बंड मतलब अब अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हो तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपको लैपटॉप का चार्जर देगा ही, या लैपटॉप के साथ बैग तो मिलता ही है, तो ये सब
इंडस्ट्री में ये सब नॉर्मल है भाई, तो इसे नेचुरली बंडल बोलेंगे। तो अब अगर बैग पे रेट है जीएसटी का 18% और लैपटॉप पे रेट है मान लेते हैं कि 12%, तो इसमें मेन हम क्या लेने गए थे? लैपटॉप लेने गए थे, लैपटॉप का बैग लेने गए थे? लैपटॉप लेने गए थे, तो लैपटॉप है 12% के रेट पे जीएसटी लगता है उस पर, तो फिर पूरे बैग वैग सब पे, चार्जर वार्जर सब पे 12% का ही लगेगा। ये कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि नेचुरली इंडस्ट्री का यही ट्रेंड है। और मिक्स्ड ये कहता है कि हम गए थे लैपटॉप लेने और बोल रहा है कि अगर हमारे यहाँ से तुम लैपटॉप लोगे तो हम तुम्हें स्प्लेंडर बाइक भी दे देंगे। अब बताओ, ये तो जानबूझ के है ना कि दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। तो अब देखो कि स्प्लेंडर बाइक पे अगर 28% है, लैपटॉप पे अगर 12% है, तो अब इसमें बोला भाई जानबूझ के मिक्स किया है ना, तो पूरे के पूरे ऊपर हम स्प्लेंडर बाइक का जो 28% का जीएसटी रेट है वो लगा देंगे। लेकिन लेकिन अगर इन्वॉइसिंग में क्लियरली मेंशन किया है कि ये स्प्लेंडर का इतना अमाउंट है और इसका लैपटॉप का इतना अमाउंट है, तो जब इनवॉइस में क्लैरिटी मेंशन्ड है और तो फिर अलग अलग रेट लगा दो भाई, तब तो मिक्स सप्लाई की बात ही नहीं आ रही है। मिक्स सप्लाई की बात ही तब आती है जब चार चीजें एक साथ जबरदस्ती मिक्स कर दी और इकट्ठा अमाउंट क्रिएट कर दिया, इकट्ठा अमाउंट की इनवॉइसिंग कर दी और बताया नहीं कौन सी चीज कितने की है, तब जाके उस पर लगता है मिक्स सप्लाई। तो हमेशा याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर बहुत सारे लाइन आइटम्स होंगे और अगर सबका अलग अलग अमाउंट दिया गया है, सबका अलग अलग रेट दिया गया है, तो उसे मिक्स सप्लाई बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। मिक्स सप्लाई है कि अगर 5-6 चीजें हैं, उसका पता ही नहीं किसका कितना रेट है और उसका कंसोलिडेटेड अमाउंट है या कंसोलिडेटेड अमाउंट बता दिया है। रेट तो भी पता है लेकिन कंसोलिडेटेड बिल बना दिया है, तो फिर देखो जी हाईएस्ट जितना रेट मेंशन होगा ना किसी आइटम का, वो हाईएस्ट पूरे पे लगा दिया जाएगा। तो देखो कंपोजिट सप्लाई के लिए नेचुरली बंडल होना चाहिए, एक दूसरे के बिना वो नहीं हो। जैसे चार्जर दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के साथ नेचुरली, और मिक्स सप्लाई में क्या है कि अच्छा काजू पिस्ता बादाम मिठाई विठाई सब लगा के एक टोकरा पैकेट बना दिया, नॉट नेचुरली बंडल। कोई गिफ्ट पैक बना दिए, जानबूझ के उसको मिक्स कर दिया गया है और उसमें हमें बताने की कौन सी चीज़ कितने की है, तो ऐसे केस में टोटल पे हाईएस्ट रेट वाला लगा देंगे। कंपोजिट सप्लाई होगी तो जो मेन चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसका रेट लगेगा सब पे, चार्जर पे भी बैग पे भी। लेकिन अगर नॉट नेचुरली बंडल तो उस पर सिंगल प्राइस बता रहा है और नेचुरली बंडल भी नहीं है तो हाईएस्ट रेट लगा देंगे। इस तरीके से हमने इसको एक क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल्स 25th पेज तक तो कवर किया था पिछली वीडियो में, और हम अब करने वाले हैं इसके आगे 26 से आगे सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो दोस्तों बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि यार अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं आगे के वीडियोस में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा बस ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि रिविजन हो जाए और एग्जाम में हेल्पफुल रहे ये वीडियोज़। देखो आप चाहे कितने भी लेक्चर्स देख लो, कुछ भी सुनते रहो देखते रहो, आपको अल्टीमेटली एक ओवरव्यू लेना है किसी चैप्टर का, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार को पढ़ाई थोड़ी कम भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन लिखना कम मत करना। पूरे सीए की जर्नी में यही फैक्टर है जो फेलियर और पास के बीच का जो डिफरेंस है। जो फेलियर कैटेगरी के लोग होते हैं वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ने में बिलीव करते हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सिलेबस फिनिश करना है सिलेबस फिनिश करना है। लेकिन जो पास होने वाले लोग होते हैं, चाहे उनका सिलेबस थोड़ा कम ही पूरा हुआ हो, लेकिन वो इतनी बार लिखते हैं किसी चीज़ को, इतनी बार मल्टीपल टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस, टेस्ट फेस करना, मॉक टेस्ट देना, कि उनको प्रैक्टिस हो जाती है भाई। जब वो पेपर में बैठते हैं ना, उनको पहले से लगता है 50-60% तो वो एज इट इज़ बना के आए हुए हैं किसी न किसी टेस्ट और में, लिख के आए हैं अपने रजिस्टर में, तो उनको बहुत ईजी रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।